सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास आप सब मिलके यानी कि हम और आप मिलके आज क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मेरे क्लास का जो क्राइटेरिया है आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि जो मेरा क्लास होता है आपका ऑलवेज यानी कि हिंदी प्लस आपका इंग्लिश दोनों मीडियम मेरा क्लास अवेलेबल होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ क्लास में, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम में आपको कोचेस अवेलेबल होते हैं। प्लस में यहाँ पे क्या होता है, कोई कोई ऐसा कोचेस जहाँ पे फंसता है स्टूडेंट, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपका प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्ट रहने वाला है, और आपका जो कोचेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होता है। एनटीपीसी एक्चुअली तो हो चुका है, बट आपका जो आरआरबी ग्रुप डी वाला एग्जाम है उसमें इसमें से कोचेस बहुत उम्मीद है कि आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को क्लास जो होता है कंटिन्यू लगाना है, ना कि आप लोगों को बीच में छोड़ के जाना, ठीक है ना। चलिए तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करता हूँ, और आप लोगों के स्लाइड पे यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना है, तो क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोग को रीड करना है, और इसके बाद आप लोग को आंसर देना, ना कि आप ए बी सी डी करके ऑटोमेटिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन्स इन द नेफ्रॉन इज कॉल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन्स इन द नेफ्रॉन्स इज कॉल्स, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में मैं पढ़ूँ तो नेफ्रॉन में मूत्र की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए कि जो आप लोग का किडनी जो होता है, किडनी आप लोग का नेफ्रॉन से मिलकर ही बना है, राइट। आप लोग का किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन से मिलकर ही बना है। तो बताइए कि जो आपका जो किडनी होता है, किडनी है, उसमें जो नेफ्रॉन है, उसमें नेफ्रॉन की यानी कि नेफ्रॉन में जो मूत्र की निर्माण जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं इसको। ये आपका किडनी है, ये आपका नेफ्रॉन से ही मिलकर बना, ठीक है ना। तो बताइए क्या कहते हैं, क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको फिल्ट्रेशंस कहते हैं, क्या इसको हम रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, इसको हम सिक्रीशंस या ऑल ऑफ दी एबोव। यदि हिंदी में बात करूँ तो फिल्ट्रेशंस का मतलब होता है निस्पंदन, रीअब्जॉर्प्शंस का मतलब कि पुनः अवशोषण करना कोई भी पदार्थ को, सिक्रीशंस का मतलब है कोई चीज़ को श्रावण यानी कि रिलीज करना, ठीक है ना। तो बताइए कि जो नेफ्रॉन में जो मूत्र की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग का जो किडनी होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना है, और नेफ्रॉन का काज क्या होता है, वो आपको फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, राइट। आपका पानी का रीअब्जॉर्प्शन का कम करता है, प्लस में वो क्या होता है आपका सिक्रीशंस करता है। क्या कहता है वो, सिक्रीशंस करता है। यानी कि इसमें से जो मैं बोलूँगा आंसर, यानी कि आपका जो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें जो हो जाएगा नेफ्रॉन्स में जो हो जाएगा, यानी कि ये तीनों प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि डी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो सभी क्लियर है क्वेश्चंस। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज द यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज अ यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोटेलिक जीव है। बताइए, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जो जो आपका जो हिंदी भाषा में बोलूँ, आम भाषा में जिसको बोलते हैं हम लोग मूत्र बोलते हैं, राइट। मूत्र जो होता है उसको यूरोटेलिक होता है, यानी कि वो मूत्र जो रिलीज करता है उसमें यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। तो बताइए कि निम्नलिखित में से आपका यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है। क्या फ्रॉग है, क्या फिश है, क्या ह्यूमंस है, क्या आपका बर्ड्स हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से आपका यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या है। यदि बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि फ्रॉग मतलब क्या होता है, तो भाई फ्रॉग मतलब आपका मेढक होता है। फिश मतलब क्या होता है, तो भाई फिश मतलब मछली होता है, ठीक है ना। भाई आपको पता होगा कि ह्यूमंस, तो आप लोग को ह्यूमंस भी नहीं पता होगा इसका हिंदी क्या होता है, तो मानव होता है ह्यूमंस मतलब, और बर्ड्स मतलब तो आपको पक्षी यानी कि आप लोग पढ़ाई होंगे, ठीक है ना। तो बताइए कि निम्नलिखित में से यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है, बताइए। तो भाई इसमें से यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो आपका हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें कह रहा है कि यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म, तो भाई इसमें से यूरोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बर्ड्स जो होता है, यानी कि बर्ड्स समझते हो ना, पक्षी, वही आपका यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, राइट। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। यदि मैं इस क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में, यानी कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, समझ गए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चंस जो है, तो अगला जो क्वेश्चंस है देखिए
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि विच नाइट्रोजन्स वेट इज एक्सक्रीटेड बाय द एंड रेप्टाइल्स। कह रहे हैं कि विच नाइट्रोजन्स वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, यानी कह रहे हैं कि पक्षियों और सरीसृपों द्वारा कौन सा नाइट्रोजन्स जो अवशिष्ट होता है उसको वो यानी कि उत्सर्जित करते हैं। समझ गए ना, एक्सक्रीट मतलब वो उत्सर्जित करते हैं। बताइए, पक्षी और जो आपका पक्षी होता है, राइट, पक्षी और सरीसृपों के द्वारा नाइट्रोजन ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जो उसको एक्सक्रीटेड करता है। बताइए कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीटेड करता है। बताइए, फर्स्ट है यूरिया, बी है यूरिक एसिड्स, सी है अमोनिया और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो बर्ड्स और रेप्टाइल उसको क्या करता है, वो एक्सक्रीटेड करता है। बताइए कौन सा होता है। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ होता है जो बर्ड्स और जो रेप्टाइल होता है उसको वो उत्सर्जित करता है। तो भाई ये हो जाएगा आपका यूरिक यानी कि एसिड। ऐसा होता है यूरिक एसिड, वही यूरिक एसिड को एक्सक्रीटेड कौन करता है, तो बर्ड्स और रेप्टाइल जो होता है आपका वो एक्सक्रीटेड करता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर, बी विल बी द आपका राइट आंसर। नहीं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आ ही चुका है, राइट। देखिए ये क्वेश्चन है कि विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन द अर्थवॉर्म्स, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन अर्थवॉर्म, यानी कह रहा है कि केचुआ में कौन सी उत्सर्जित संरचना पाई जाती है। बताइए, केचुआ आप लोग समझते हो ना, जिसे हम लोग आम भाषा में चाली जिसको बोलते हैं। बारिश के मौसम में बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। यदि आप खेतों में रहते हो तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वही इसको बोलता है केचुआ, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो केचुए में जो कौन सा ऐसा होता है उत्सर्जित संरचना पाई जाती है, क्या किडनी पाई जाती है। बताइए, किडनी होता है या इसमें नेफ्रीडिया होता है, या ए और बी दोनों हो जाए, किडनी और नेफ्रीडिया दोनों हो जाएगा, या इनमें से आपका कोई नहीं होगा। बताइए कि किडनी होता है केचुआ में उत्सर्जित अंग, या नेफ्रीडिया होता है, या नेफ्रीडिया और किडनी दोनों हो जाएगा केचुआ में उत्सर्जित अंग, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो भाई जो केचुआ होता है ना, केचुआ उसमें जो आपका होता है उत्सर्जित अंग वो आपका नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है, तो केचुआ में जो आपका उत्सर्जित अंग होता है जो किसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, उसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्या हो जाएगा, तो नेफ्रीडिया होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। बताइए व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी कि गुद्दे की पत्थरी एक प्रमुख घटक क्या है। बताइए गुद्दे में जो आप लोग का पत्थरी हो जाता है उसका प्रमुख घटक इसमें पूछ रहा है। गुद्दे समझते हो जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुद्दे बोलते हैं। यानी कि किडनी होता है आप लोग का, वही किडनी को हम लोग हिंदी में इसको गुद्दे बोलते हैं। वही पूछ रहा है जो गुद्दे होता है ना, गुद्दे में जो आपका पत्थरी बन जाता है उसका प्रमुख घटक क्या है। क्या है प्रमुख घटक, क्या इसका प्रमुख घटक कैल्शियम ऑक्सलेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या मैग्नीशियम है, या आपका सल्फेट यूरिक एसिड है। हिंदी में वही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिक एसिड। तो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपके जो गुद्दे में पथरी होता है, समझ गए ना, यानी कि आपके किडनी में जो पथरी बनता है उसका प्रमुख घटक क्या है, तो भाई कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है, राइट, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है उसको ऑक्सीलेट बोल सकता है, लेकिन इसमें ऑक्सीलेट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है वही आपका, यानी कि गुद्दे में पथरी बनने का सबसे काफ़ी ज़्यादा उसकी ही रोल होता है। जैसे आप लोग टमाटर खाते हैं तो टमाटर का जो बीज होता है उसी में आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। वही ज़्यादा मात्रा में यदि आप टमाटर खाइएगा उसका जो बीज होता है वो खाने से आपको पथरी हो सकता है गुद्दे में, राइट। यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ए विल बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि विच हार्मोन्स इंक्रीज सोडियम
रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी, विच हार्मोन्स इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी, यानी कि कौन सा हार्मोन गुर्दे में सोडियम का पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो आपके किडनी में होता है ना, किडनी में जो सोडियम होता है उसका जो रीएब्जॉर्प्शन को वो क्या कहता है, वो इंक्रीज करता है। बताइए क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन्स, एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन्स, या इंसुलिन्स होगा, या ग्लूकागोन्स हो जाएगा, या आपका एटी जिसको बोलते हैं एंटी डायूटेरिक हार्मोन्स, राइट। तो एल्डोस्टेरोन को हम लोग हिंदी में एल्डोस्टेरोन्स कहेंगे, इंसुलिन्स को भी हिंदी में वही इंसुलिन्स ही कहेंगे, ग्लूकागोन्स को ग्लूकागन ही कहते हैं, और एटीएच को एंटी डायूटेरिक हार्मोन्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि जो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आपके गुर्दों में सोडियम का पुनः यानी कि उसके दोबारा से उसको अवशोषण को वो बढ़ाता है। बताइए कौन सा हार्मोन हो जाएगा। तो भाई गुर्दे में जो सोडियम का जो पुनः अवशोषण को बढ़ाता है वो आपका होता है एल्डोस्टेरोन, जो नामक हार्मोन होता है वही आपको गुर्दे में होता है ना, उसको सोडियम को बढ़ाने का वो काम करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग्स। बताइए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़े का प्राथमिक कार्य। समझ गया ना, इसका क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है जो फेफड़ा है इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, वही लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है। बताइए लंग्स फंक्शंस डाइजेशन हो सकता है, या उसके एक्सक्रीशन कह सकते हैं, या उसको गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, इसका कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि पाचन का काम करता है लंग्स, या आपका गैस का उत्सर्जन का काम करता है लंग्स, या आपका लंग जो होता है वो गैस को आदान प्रदान के काम करता है, या इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये आंसर ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, तो इसका आंसर जो आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। आपको फेफड़े का क्या काम होता है, तो भाई आपका जो फेफड़ा होता है उसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान का, यानी कि जो आप लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो कहाँ से छोड़ते हैं, वही फेफड़ा में ही आपका जो ऑक्सीजन जाता है वहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि रिलीज होता है, राइट। यानी कि फेफड़े का प्राइमरी काम क्या हो जाएगा, तो भाई फेफड़ों का जो प्राथमिक काम होता है वो आपका गैस का एक्सचेंज करना क्या हो जाएगा, तो फेफड़े यानी कि गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, यानी कि गैस एक्सचेंज करने का फेफड़ा काम करता है, लेकिन ये प्राथमिक कार्य हो जाएगा ना कि दूसरा कार्य। यानी कि फेफड़ा का जो प्राइमरी कार्य होता है वो गैस को एक्सचेंज करना है, देखिए इसके नेक्स्ट हो जाएगा डिफ्यूजन, राइट, बहुत सारा काम होता है, लेकिन ये प्राथमिक कार्य पूछा है ना, तो प्राथमिक कार्य फेफड़े का वो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, राइट। यानी कि ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल रह सके, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्लोबिंग हैज द हाईएस्ट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करूँ तो ये यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे, तो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये कह रहा है व्हाट इज द फ्लोबिंग हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन्स। यदि हिंदी में बात करूँ, हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अधिक आकर्षण है। बताइए कि ऐसा कौन सा है जिसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें आकर्षण होता है। क्या नाइट्रोजन में हो सकता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में हो सकता है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में हो सकता है, बताइए किस में हो सकता है, या आपका ऑक्सीजन में हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अधिक आकर्षण है। बताइए किसमें सबसे अधिक आकर्षण है हीमोग्लोबिन के लिए। तो भाई हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अधिक आकर्षण आपको हो सकता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड में आपके हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आकर्षण होता है। किस में होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि आपका जो राइट आंसर है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं
कि व्हाट हैपन व्हेन CO2 लेवल इन द ब्लड्स इंक्रीज। व्हाट हैपन व्हेन CO2 लेवल इन ब्लड इंक्रीज, यानी कह रहा है कि जब, क्या कह रहा है कि जब रक्त में CO2 का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है बताइए। जब आपके ब्लड में, जब आपके खून में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा में बढ़ जाएगा तो तब क्या हो जाएगा बताइए। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब आपके खून तो समझते हैं जिसको ब्लड बोलते हैं, वही जब आपके ब्लड में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समझते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या पीएच इंक्रीज हो सकता है बताइए। क्या पीएच इंक्रीज हो सकता है या पीएच डिक्रीज हो सकता है या ऑक्सीजन का बेंडिंग इंक्रीज हो सकता है या आपका ब्रीथिंग रेट जो होता है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। हिंदी में क्या है, पीएच में वृद्धि हो सकता है या पीएच जो होता है उसमें कमी हो सकता है या ऑक्सीजन का होता है उसमें बंधन वो आपका इंक्रीज हो सकता है या इसमें वृद्धि यानी कि श्वसन जो होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कमी हो सकता है, श्वसन दर होता है उसका रेट कम हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है, यदि आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। तो भाई यदि आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, यानी कि इसमें पीएच आपका डिक्रीज हो सकता है। क्या हो जाएगा, तो पीएच इसमें डिक्रीज हो जाएगा। किसी को पता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो भाई ब्लड का जो पीएच में होता है 60 पॉइंट कितना होता है बताइए, 4 या 6 होता है, यानी कि 60.42 यानी कि 6 होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो पीएच यानी कि आपका डिक्रीज हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो आपका पीएच यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्स एयर्स। इनहेल्स आप लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर्स, यानी कि सांस द्वारा ली गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है बताइए। जब आप लोग सांस लेते हैं, राइट, जब आप लोग श्वसन करते हैं तो उस श्वसन में जो होता है ऑक्सीजन कितना परसेंट आप लोग सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, कहाँ पे, तो फेफड़ों में, राइट। बताइए जब आप लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं, 21% या 71% या 7% या 31%। बताइए जब आप लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं बताइए। देखिए जब आप लोग सांस लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट क्या होता है, देखिए आपका जब आप लोग सांस लेते हैं तो इसमें आपको 4 से 5% आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 72% आप लोग नाइट्रोजन लेते हैं और 21% आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कब, तब आप लोग ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि आप लोग श्वसन करते हैं, तब ये तीनों चीज़ आप लोग इतना परसेंट आप लोग लेते हैं। यानी कि जब आप लोग श्वसन करते हैं तो आप लोग 21% यानी कि आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कितना लेते हैं, तो 21% यानी कि ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा लिए जाते हैं। कहाँ पे, तो ह्यूमंस में। क्या हो जाएगा, तो ए यानी कि आप लोग का ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन्स इज रिस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड। बताइए इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द रिस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड, यानी कह रहा है कि श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है। बताइए श्वसन केंद्र जो होता है, समझ गए ना, श्वसन केंद्र, तो वही श्वसन केंद्र जो होता है वो मस्तिष्क के किस भाग में प्रेजेंट, यानी कि आपका ब्रेन के किस भाग में प्रेजेंट है आपका श्वसन अंग, कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए। मेडुला ऑब्लिंगेटा बोल सकते हैं, बताइए मेडुला ऑब्लिंगेटा बोल सकते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो जाएगा या सेरिब्रम हो जाएगा या सेरिबेलम हो जाएगा या आपका ऑल ऑफ दी एबोव हो जाएगा। इसका हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा को वही कहेंगे, सेरिब्रम को भी वही कहेंगे, सेरिब्रम ही कहेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में, सेरिबेलम को भी इंग्लिश हिंदी में, दोनों को सेमी हिंदी इंग्लिश
वर्ड सेम ही पढ़ा जाता है। और यानी कि आपको सभी बताइए, यानी कि बताइए कि जब श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जरा, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन, यदि आप लोग इतना सोच नहीं सकते, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए। बताइए कहाँ प्रेजेंट है। तो भाई श्वसन जो केंद्र होता है ना, श्वसन केंद्र, वो मस्तिष्क आपका मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट है। इतना इजी क्वेश्चंस भाई, बताइए यार क्या कर रहे हैं। देखिए, तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में जो आपका है श्वसन केंद्र, रिस्पिरेटरी सेंटर लोकेट किया गया, कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपका लोकेटेड होता है, यानी का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ए विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लिंगेटा, ठीक, कहाँ हो जाएगा, तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अरे बड़ा हो जा भाई। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है कि द प्रोसेस इनहेलेशन इज नॉन एज, बताइए क्या कह रहा है, द प्रोसेस इनहेलेशन इज नॉन एज, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताइए सांस लेते हैं प्रक्रिया को उसमें पूछ रहा है, बताइए सांस लेने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं। इनहेलेशन जो होता है ना, उसका दूसरा भी नाम होता है, एक्सहेलेशन का भी दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। तो वही से पूछ रहा है कि इनहेलेशन की दूसरा नाम इसमें बताना, वही बोल रहे हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनहेलेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई इनहेलेशन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशंस कह सकते हैं, या एक्सपायरेशंस कह सकते हैं, या एक्सक्रीशंस कह सकते हैं, या इसके इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रेरणा इसको बोलते हैं इंस्पायरेशंस को, एक्सपायरेशंस को निश्वासन बोलते हैं, एक्सक्रीशंस को उत्सर्जन बोलते हैं, और नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका हिंदी, ठीक है ना। कह रहा है क्या, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई सांस इनहेलेशन होता है ना, इस इनहेलेशन की प्रक्रिया को हम लोग इंस्पायरेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इनहेलेशन की प्रक्रिया को हम लोग इंस्पायरेशंस कहते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपायरेशंस का दूसरा नाम क्या है, एक्सपायरेशंस का दूसरा नाम क्या है। तो भाई एक्सपायरेशंस का दूसरा नाम आपका हो जाएगा इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस, क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, राइट, क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशंस। यहाँ से ये भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा के आ सकता है कि एक्सहेलेशंस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एक्सपायरेशन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है वैसे ही, लेकिन ऐसा घुमाता है ना को स्टूडेंट को दिमाग को ही डिस्टर्ब कर देता है, ये समझ नहीं पाता है क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और दिमाग में उतारिए, क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है, इसके बाद आंसर देना, ना कि आपको रटना है। रटने से कोई चीज़ नहीं होने वाला है, आप लोगों को समझना है। जिस दिन आप समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चंस आप लोग को बनने लगता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है कि इडिबल अंडरग्राउंड स्टीम्स, इडिबल अंडरग्राउंड स्टीम्स, बताइए इडिबल अंडरग्राउंड स्टीम क्या कहना है, खाद्य भूमिगत तना है, बताइए। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि खाद्य भूमिगत तना ऐसा कौन सा भूमिगत है जिसको हम लोग खाते हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे के ऐसा कौन सा सब्जी है या फल है या जो भी कुछ हो जो मिट्टी के नीचे में वो उसका डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग खाते हैं। तो बताइए किसको मिट्टी के नीचे में डेवलपमेंट होता है, यानी कि खाद्य भूमिगत इनमें से कौन सा है। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि पोटैटो आपके खाद्य भूमिगत हैं, या आपको हम बोल सकते हैं कि टमाटो आपके खाद्य घत भूमिगत है, या चिली हो सकता है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं हो सकता है। तो भाई आप लोग जरा ऐसे ये भी सोच सकते हैं कि आलू कहाँ फरता है, तो भाई आलू मिट्टी के नीचे में तो उपजाऊ होता है, आलू का कहाँ होता है,
तो मिट्टी के नीचे में ही तो आपका आलू का उपजाऊ होता है। यदि मैं बात करूँ टमाटर के, तो टमाटर जो होता है वो टमाटर तो आपका यानी कि इसमें यानी कि आपका टमाटर जो होता है आपका वो प्लांट में आपको देखने को मिलता है, यानी कि टहनी सब में आपको टमाटर आप लोगों को झाड़ियाँ में देखने को मिलता है। यदि मिर्ची के बात, तो मिर्ची का भी एक स्मॉल पौधा होता है, राइट। यानी कि पटैटो एक आलू एक ऐसा सब्जी है जो आपका उसको हम लोग भूमिगत खाते हैं। पटैटो का हो जाएगा, मूली का हो जाएगा, गाजर का हो जाएगा, चुकंदर का हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। रेड पटैटो हो जाएगा, बहुत सारा होता है जिसको हम लोग भूमिगत तना खाते हैं। तो आप लोग यहाँ से सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना है, ना कि क्वेश्चंस को समझना है, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट एक ले लेना है कि इसमें से किसी भी क्वेश्चन से पूछेगा कि खाद्य भूमिगत तना है, तो आपको याद करना है कि मिट्टी के नीचे में कौन फरता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जिसमें क्या हो जाएगा, तो आलू मिट्टी के नीचे आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपका पटैटो जो था वो आपका खाद्य भूमिगत तना होता है, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ए विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, नहीं? हाँ, आप लोग समझदार हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं कि एंटीबॉडी इज कोलेस्ट्रॉम प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स ऑफ, बताइए कि एंटीबॉडी इज कोलेस्ट्रॉम प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन आर ऑफ, बताइए कि क्या कोलेस्ट्रॉम, बताइए क्या कोलेस्ट्रॉम नवजात शिशु की रक्षा करने वाला एंटीबॉडी है, बताइए। यदि मैं इस क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है यूपी सीनेट एग्जाम में, यानी कि जिसमें बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया है। और ये पूछा गया आपका एनटीपीसी के एग्जाम में, राइट। एनटीपीसी के दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया। बताइए कि क्या कोलेस्ट्रॉम नवजात शिशु की रक्षा करने वाले एंटीबॉडी है। यदि जब बच्चे जन्म लेते हैं माँ से, फीटस जब जन्म लेते हैं, तो जो माँ के जो फर्स्ट फीडिंग जो दूध होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें आपका एंटीबॉडी होता है भरपूर मात्रा में, वो बच्चे को पिलाना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए। बच्चे को देखते हैं आजकल के ऐसा मॉडर्न ज़माना हो गया है कि बच्चे अपने माँ को दूध नहीं पिलाते हैं, उसको वो गाय भैंस का दूध पिलाता है, जिससे बच्चे बहुत कमजोर हो सकते हैं। उससे आगे चल करके बहुत दिक्कत हो जाएगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके पास बॉडी में नहीं रहता है, उसका एंटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इम्यूनिटी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे को जल्दी से कोई भी बीमारी अफेक्टेड कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे को माँ का दूध 6 महीना पिलाना चाहिए, जिससे वो भविष्य में फ्यूचर्स में बच्चे को काम आ जाएगा बीमारी से लड़ने में, ठीक है ना। तो वही से बोल रहे हैं कि जो बच्चों होता है ना, बच्चों नवजात शिशु, उसमें जो माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉम जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंटीबॉडी होता है, बताओ वो कौन सा एंटीबॉडी होता है। IgA प्रकार का होता है, IgA टाइप्स का, या IgG हो जाएगा, या IgE हो जाएगा, या IgM हो जाएगा। तो बताइए कौन सा एंटीबॉडी होता है जो कोलेस्ट्रॉम, जो कि माँ का फर्स्ट फीडिंग मिल्क में होता है, वो किस प्रकार का एंटीबॉडी मिलता है। तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको ये भी कहेगा कि माँ का जो दूध होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो भाई माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम में आपका IgA टाइप्स का आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। क्या हो जाएगा, तो IgA प्रकार का आपका एंटीबॉडी यानी कि माँ के दूध में यानी कि कोलेस्ट्रॉम में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो कॉइन्स आर टर्म सेल्स, वो कॉइन्स आर टर्म सेल्स, राइट। यानी कह रहा है कि कोशिका शब्द किसने गढ़ा है। सिंपल सी बात करूं तो कोशिका शब्द किसने बनाया है, या कोशिका शब्द का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, ये भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि कोशिका शब्द किसने गढ़ा है, गढ़ा मतलब बनाया है। बताइए कि कोशिका शब्द किसने बनाया है, बताइए किसने बनाया कोशिका शब्द। इतना इजी क्वेश्चन ये आपका सबसे पहले मिल जाएगा कहाँ पे, बताओ ये क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग NCERT उल्टाइएगा, सेल चैप्टर, वहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में, बताइए किसने किया, हिमलर ने गढ़ा है, या रॉबर्ट हुक ने गढ़ा है, या लिविन हॉक ने गढ़ा है, या इनमें से कोई नहीं गढ़ा। बताइए कि कोशिका शब्द किसने गढ़ा है। भाई कोशिका शब्द जो होता है वो आपका रॉबर्ट हुक ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है, तो कोशिका शब्द आपका रॉबर्ट हुक ने गढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने गढ़ा है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग इतना क्वेश्चंस किए हैं, एक भी क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत है कहीं पे, नहीं है ना। चलिए इतना आराम से बताता हूं तो आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चंस हैं
कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द प्लांट प्रोपेगेशंस, विच ऑफ द फ्लोविंग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशंस, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रसार की कृत्रिम विधियां, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा पादप पदार्थ होता है जिसका कृत्रिम विधि है, बताइए कौन सा कृत्रिम विधि है। आप लोग प्लांट लगाते हैं वो कैसे कैसे करके आप लोग प्लांट को लगाते हैं, बताइए। क्या उसको हम लोग कलिकाएँ का लगा सकते हैं, क्या उसको बडिंग को लगाते हैं, बताइए। क्या उसको हम ग्राफ्टिंग करके लगा सकते हैं, या उसको हम लोग कटिंग करके लगा सकते हैं, या इसमें हम लोग इसके सभी विधि से हम लोग प्लांट को लगा सकते हैं, बताइए। तो भाई प्लांट को हम लोग बर्डिंग से भी लगा सकते हैं, प्रोपैगेशन हो सकता है, ग्राफ्टिंग से भी प्रोपैगेशन हो सकता है, और कटिंग से भी प्रोपैगेशन हम करवा सकते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि आपका जो डी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है कि स्पोरोलिन्स इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। देखिए क्या कह रहा है कि स्पोरोलिन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि स्पोरोलिन परागण कण के किस भाग में प्रेजेंट होता है। तो परागण कण आप लोग समझते हैं ना, आप लोग एनसीईआरटी उल्टा जाएगा फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर, यानी कि इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। बताइए हमें आप लोग को चैप्टर ही बता देता हूँ, तो कितना इजी है, चैप्टर बता दिए और क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ सकते हैं कहाँ पे इससे मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि स्पोरोलिन परागण किस, और स्पोरोलिन परागण होता है वो कण होता है, जैसे आप लोग पोलन ग्रैन आप लोग समझते हैं, प्लांट में जो पोलन ग्रैन होता है, जैसे मान लो कि प्लांट का ये एंथर होता है ना, एंथर, इसी को हम लोग कट करते हैं तो वहाँ पे आपको वहीं पे आपको पोलन ग्रैन आप लोग को देखने को मिलता है, राइट राइट। ये आपका फिलामेंट हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा, इसको हम लोग पूरे को एंथर बोलते हैं, राइट। वही आपका प्लांट का भाग है, ठीक है ना। तो बताइए कि जो स्पोरोलिन होता है वो स्पोरोलिन परागण के किस भाग में प्रेजेंट होता है, यानी कि पोलन ग्रैंड के किस भाग में आपका स्पोरोलिन आप लोग को देखने को मिलता है, बताइए किस भाग में आप लोग को देखने को मिलता है, बताइए कहाँ पे, न्यूक्लियस में आप लोग को देखने को मिलता है, या इंटाइन में देखने को मिलता है, या एक्जाइन में देखने को मिलता है, या आपका साइटोप्लाज्मा में आप लोग को देखने को मिलता है। हिंदी में भी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही हो जाएगा, इंटाइन हो जाएगा, एक्जाइन्स हो जाएगा, और साइटोप्लाज्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। बताइए कि जो पोलन ग्रैंड के ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे आप लोग को स्पोरोलिन आप लोग को देखने को मिलता है, बताइए कहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई पोलन ग्रैंड को एक्जाइन भाग होता है ना, वही एक्जाइन भाग में आप लोग को पोलन ग्रैंड, यानी कि पोलन ग्रैंड का आपका एक्जाइन भाग होता है, वहीं पर आपको स्पोरोलिन आपको प्रेजेंट होता है, राइट। कहाँ होता है, तो पोलन ग्रैंड का एक्जाइन पार्ट में आपका स्पोरोलिन यानी कि आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आप लोगों में नहीं, यानी कि फ्लावर्स प्लांट होता है ना उसमें देखने को मिलता है, ह्यूमस में नहीं, ह्यूमस में तो स्पर्म होता है, और यदि वे प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में पोलन ग्रैंड जिसको गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो वही इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट प्रेजेंट, प्लांट बोल रहे हैं सॉरी, फीमेल प्रेजेंट टाइप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बताइए क्या होता है। यानी कह रहा है क्या, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ। देखिए हिंदी में कहना है कि किस प्रकार के फूल में नर और मादा जो है प्रजनन अंग दोनों आप लोगों को देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप लोगों को देखने को मिलता है, या बाइसेक्सुअल में आप लोग को देखने को मिलेगा, या एसेक्सुअल फ्लावर्स में, या आपका इसमें से सभी फ्लावर्स में। यानी कि यूनिसेक्सुअल को हिंदी में क्या होता है, एक लिंगी फूल, क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, तो बाइसेक्सुअल का मतलब तो उभयलिंगी, और एसेक्सुअल में अलैंगिक फूल, और ऑल ऑफ दी मतलब सभी। तो बताइए कि ऐसा कौन सा फूल होता है जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर्स, जिसमें नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग को प्रेजेंट यानी कि देखने को मिलेगा, बताइए कि इसमें देखने को मिलेगा। तो भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, बाइसेक्सुल फ्लावर, इसी में आप लोग को मेल और फीमेल पार्ट यानी कि दोनों प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि व्हाट इज द पार्थियोनोग्राफी, व्हाट इज द पार्थिनोकार्पी। बताइए कि अनिषेक फल क्या है, बताइए अनिषेक फल क्या होता है, बताइए अनिषेक फल क्या होता है। अनिषेक फल होता है ना, अनिषेक फल वही क्या होता है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना फल का निर्माण, जिसको हम लोग अनिषेक फल बोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना बीज का निर्माण को हम लोग अनिषेक फल बोल सकते हैं। या फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रैंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना परागण का निर्माण को ही हम लोग पार्थियोनोग्राफी बोल सकते हैं। या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बताओ मेरे स्टूडेंट कि आपका पार्थियोनोग्राफी क्या होता है, अनिषेक फल किसको हम लोग क्या कह सकते हैं और ये क्या होता है। तो भाई अनिषेक फल हम उसी को कहते हैं जिसमें, ठीक है ना, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशंस के इसमें फल बनता है, थाइलेमस में फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि अनिषेक फल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना फल का जो निर्माण हो जाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे पार्थियोनोग्राफी। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। देखिए जरा मैं थोड़ा आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका फ्लावर है, राइट, ये आपका फ्लावर है, यहाँ पे होता है थाइलेमस, राइट, यहाँ पे होगा थाइलेमस, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और उसी को बोलते हैं ओवरी, यानी कि ओवरी, वही ओवरी, यानी समझ गए ना। वहीं पे आपका फ्रूट का डेवलपमेंट कब, बिना निषेचन का जो इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं क्या, पार्थियोनोग्राफी। वही आपका हो जाएगा मेल पार्ट, ये आपका हो जाएगा फीमेल पार्ट, राइट। इस सही पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल, और ये एंथर हो जाएगा, ये आपका फिलामेंट हो जाएगा, ये आपका एंथर हो जाएगा, राइट। और सभी को इस सभी को क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बताइए द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बताइए यानी कि नर और मादा के युग्मक जो मिलेगा तब क्या हो जाएगा, या इसको हम क्या कहते हैं बताओ। जब मेल का स्पर्म्स और फीमेल का जो ओवम मिलेगा तो क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, या इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या जर्मिनेशन हो जाएगा, या आपका पॉलिनेशन। तो भाई पॉलिनेशन इसमें कतई होने वाला ही नहीं है, राइट। इसमें बोल रहा है कि नर और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की का जो गैमेट्स होता है जब आपस में मिलेगा तब क्या हो जाएगा। तो भाई जब मेल और फीमेल जब फर्टिलाइजेशन करता है तो क्या होता है, सॉरी मैं तो आंसर ही बोल दिया, जब मेल और फीमेल का जब गैमेट्स मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि ए विल बी इसका राइट आंसर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ह्यूमंस में, तो फॉलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि यहाँ से एक क्वेश्चन यही पूछेगा कि ह्यूमंस में फीमेल में इम्प्लांटेशन का होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है, क्या होता है, तो यूट्रस में होता है, राइट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से याद करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है ह्यूमंस में, तो फॉलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन आपका होता है कहाँ पे, तो आपका यूट्रस में आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स इज कॉल्ड, बताइए व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि फूल में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। बताइए कि फ्लावर्स में मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, बताइए फूल में जो मादा प्रजनन का भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको हम लोग स्टीमन कहते हैं, उसको हम स्टाइल कहते हैं, उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, उसी को हम लोग पोलन ग्रैंड कहते हैं या पोलन कहते हैं। बताइए कि जो फीमेल फ्लावर्स में जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं जल्दी से। बताइए क्या कहते हैं, बताइए। तो भाई फीमेल में जो आपका होता है ना फ्लावर्स में फीमेल पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लावर्स में जो फीमेल पार्ट आपका होता है वो इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो फीमेल में सॉरी फ्लावर्स में जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग पिस्टल कहते हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लोबिंग्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। विच पार्ट्स ऑफ द फ्लोबिंग प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग परागन कण उत्पन्न करता है। बताइए ऐसा कौन सा भाग है फूल का जिसमें आपका पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, स्टिग्मा में देखने को मिलेगा, या स्टाइल में हो जाएगा, या ओवरी में, या आपका एंथर में। तो भाई इसमें पोलन ग्रेन तो आपका मेल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ रॉन्ग हो जाए, यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों आपका रॉन्ग आंसर हो जाए, यानी कि ये आपका ये जो है फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, तो तीनों आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा। और एंथर मतलब वही एंथर में क्या होता है, तो एंथर में ही आपका पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है। राइट, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि आपका परागन कण जो बनते हैं आपका पोलन ग्रैंड में ही बनता है। कहाँ बनते हैं, तो मेल का जो पार्ट होता है एंथर उसी में आपका पोलन ग्रैंड आप लोग को बनने में देखने को मिलेगा। राइट, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है ये है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लोबिंग इज एन एजेंट ऑफ फर्टिलाइजेशंस। विच पार्ट ऑफ द फ्लोबिंग्स इज एन एजेंट ऑफ फर्टिलाइजेशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन का कारण। बताइए इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो कि आपका निषेचन का कारण है। तो ये आपका फ्लावर्स का, ये फ्लावर पार्ट का क्वेश्चन है। कहाँ पे, तो ये फ्लावर का बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि फ्लावर्स में निषेचन किस किस प्रकार से हो सकता है। बताइए, यानी कि फूल में फर्टिलाइजेशन किस किस प्रकार से हो सकता है। क्या हवा से हो सकता है, क्या वाटर से हो सकता है, क्या इंसेक्टा से हो सकता है, या इसमें से सभी से हो सकता है। तो भाई फ्लावर्स यानी कि फूल में जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो आपका हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, और कीट से भी हो सकता है। बताइए कैसे, तो भाई जब हवा चलेगा तो मेल का जो पार्ट पोलन ग्रैंड होता है वो उड़ करके दूसरे फीमेल पार्ट पर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। पानी के बात करो तो पानी में जो होता है, देखते हो पानी में प्लांट होता है, तो पानी में जो पोलन ग्रैंड रिलीज करेगा एंथर्स, वहाँ से आपका ओवरी पे गिरेगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यदि मैं कीट के बात करूँ तो कीट जो होता है ऐसे देखते होगा बहुत सारा मक्खी, तितली, ये सब होता है, वो क्या कीट ही तो है। तो वो सब जब फ्लावर्स पे बैठता है तो वो फूल को जब वो क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है, तो उसके पैर में एंथर लग जाएगा। क्या होगा, इसके फ्लावर्स इस कीट के पैर में एंथर लग जाएगा। वही कीट जब दूसरे फ्लावर्स पे जाकर बैठेगा तो उसका एंथर पैर में लगा होगा, और उसी पैर से या उसके जो होठ होता है जो उसको खाते हैं जीव दिस डैट जो भी हो, उससे उसका दूसरे फ्लावर्स पे जाएगा, फीमेल फ्लावर्स पे, और इस पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि फ्लावर्स में हवा से, वाटर से और इंसेक्टा से भी तीनों से फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ अ फ्लावर सीज। बताइए द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर सीज, यानी कि एक फूल का सबसे बाहरी चक्र क्या है। बताइए एक फूल होता है फ्लावर्स, यानी कि फूल होता है, उस फूल का सबसे बाहरी परत पूछ रहा है। फूल का सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। क्या इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स के ग्रुप को हम लोग सेपल कहते हैं, क्या पेटल कह सकते हैं, पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। बताइए, या पिस्टिल कह सकते हैं, या स्टाइल कह सकते हैं। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बताइए क्या कहते हैं इसको हम लोग। बताइए क्या सकते हैं कि फ्लावर्स का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। तो भाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ फ्लावर्स का सबसे बाहरी पार्ट के हम लोग क्या कहते हैं। फ्लावर्स के सबसे बाहरी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई फ्लावर्स का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको हम लोग सेपल कहते हैं, यानी कि कैलिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। बाह्य दलपुंज सेपल इसको बोलते हैं, सिपल्स पंखुड़ी कोलोरा हो जाएगा, इस तरीके से इसको बोलते हैं सेल। यानी कि जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, ये आपका ओवरी हो जाएगा, ये जो बाहर में निकला होता है, राइट, ये जो बाहर में निकला होता है, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। उसी सेपल ग्रुप को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। राइट,
सेप्पल के ग्रुप हम लोग कैलिक्स कहते हैं। यदि आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस ढूंढोगे तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सेप्पल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैलिक्स कहते हैं। कोरोला के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोरोला के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। यहाँ से एक ये भी क्वेश्चंस हैं कि फीमेल का फ्लावर्स का फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा? तो पिस्टिल हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? पिस्टिल हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग क्वेश्चन जितना बना सकते हैं, जैसे हम लोग आप लोग क्या कहते हैं, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये दिमाग लगाओगे तब, नहीं लगाओगे तो एक भी क्वेश्चन जो भी है वो भी नहीं बनेगा, और लगाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप लोग लगाएगा नहीं दिमाग इतना, ठीक है ना, मुझे पता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अब खत्म ही होने वाला है, एक क्वेश्चन और बचा है। ये कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑक्योर बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स। क्या कह रहा है? विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑक्योर बिटवीन टू प्लांट फ्लावर्स के दो प्लांट हैं जिसमें सेम प्लांट है। राइट, क्या कहना है कि एक ही पौधा के दो फूल के बीच, एक ही पौधा के दो फूल के बीच किस प्रकार के परागण हो सकते हैं, किस प्रकार के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। राइट, बताइए किस प्रकार का परागण हो सकते हैं? क्या ऑटोगेमी हो सकता है? बताइए क्या ऑटोगेमी है उसको बोल सकते हैं? बताइए क्या ऑटोगेमी हो सकते हैं? क्या जिटनोगेमी हो सकते हैं? क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है या जीनोगेमी हो सकता है? बताइए कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर्स के बीच में, राइट, एक ही प्लांट में फ्लावर एक दूसरे फ्लावर्स के बीच में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। तो भाई एक ही प्लांट में, जब एक ही प्लांट रहेगा फ्लावर्स का, एक ही प्लांट के बीच में फ्लावर्स में जो एक ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऑटोगेमी पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि ये आपका राइट आंसर। यदि मैं जिटनोगेमी की बात करूंगा तो जिटनोगेमी का फ्लावर्स का प्लांट सेम ही होगा। राइट, फ्लावर्स का प्लांट क्या हो जाएगा? सेम ही होगा, लेकिन एक फ्लावर्स से दूसरे फ्लावर्स पे हो जाएगा। राइट, इसमें सेम फ्लावर हो जाएगा, इसमें एक ही फ्लावर्स में मेल पार्ट फीमेल पार्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक ये प्लांट हो जाएगा, एक ये फ्लावर्स हो जाएगा। यदि मैं क्रॉस की बात करूँ तो क्रॉस में अलग अलग हो जाए प्लांट, सॉरी जिटनोगेमी में अलग अलग प्लांट हो जाएगा। फ्लावर का सेम ही फ्लावर्स रहेगा लेकिन प्लांट अलग हो जाएगा। क्रॉस में क्या हो जाएगा? एक ये फ्लावर सेम है, एक ये फ्लावर सेम है, ये क्रॉस, इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा। यदि मैं जीनोगेमी की बात करूँ तो जीनोगेमी में प्लांट ही डिफरेंट हो जाएगा। राइट, इसमें प्लांट ही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना हमको नहीं पता होना जाना चाहिए डीप में। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि एक ही पौधों के दो फूलों के बीच, तो एक ही पौधों में तो दो फूलों के बीच आपका ऑटोगेमी पॉलिनेशन होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या बच्चा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया है, समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चंस। राइट, तो आप लोगों को मन से ये क्वेश्चंस को लगाना है और ध्यान से इसका आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है आंसर क्वेश्चंस कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर कैरी आउट बाय वाटर्स। बताइए, यानी कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर कैरी आउट बाय वाटर्स, यानी कि किस प्रकार के परागण जल के द्वारा किया जाता है। बताइए किस प्रकार के परागण जल के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोफिली होता है या एनीमोफिली होता है या एंटोमोफिली होता है या आपका जूफिली, यानी कि इसको हिंदी में हाइड्रोफिली ही बोलेंगे, एनीमोफिली ही बोलेंगे हिंदी में, एंटोमोफिली को हिंदी में एंटोमोफिली ही बोलते हैं और जूफिली को भी हिंदी में जूफिली ही बोलते हैं। बताइए कि वाटर के द्वारा, जैसे आप लोग पानी में देखते होंगे दो एक प्लांट दूसरे प्लांट, जब पानी में आप लोग प्लांट देखते हैं, बताइए सबसे पहले बताइए कि आप लोग पानी में प्लांट देखे हैं? हाँ देखे हैं। तो आप लोग पानी में जो प्लांट होता है ना, ये प्लांट तो अपने आप तो नहीं निकल आता है, यानी कि इसमें भी आपका रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, इसमें बोला यही बोल रहे हैं। तो पानी में जो परागण होता है, जो पानी में जो आपका निषेचन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका हाइड्रोफिली परागण। क्या बोलते हैं उसको? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली परागण, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विल बी आपका राइट आंसर। तो चलिए, तो आज आप लोग सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आज यानी कि ये आपका क्लास हो गया एंड। राइट, और एक मैं बात बताता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो पहले क्लास मेरा नहीं लगा होगा वो पहले क्लास जरूर लगा लीजिएगा। सेम आपका इसमें देखने को मिला, कौन सा थंबनेल सेम वही होगा, यानी कि RRB ग्रुप डी का फॉर्म जिसको लिखा होगा इसमें सेम ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को क्लास लगाना है ताकि आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अचीव कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का रहे, ठीक है ना।
तो जो भी बच्चों आज मेरे क्लास में थे सभी के लिए थैंक यू। और जो भी मेरा न्यू स्टूडेंट है मेरे क्लास में, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू क्लास स्टार्ट होता है और मेरा जो क्लास क्वेश्चंस कराऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सब्सक्राइब करके जाना ही जाना, ठीक है ना। चलिए, और एक लाइक तो बनता ही बनता है भाई। देखिए, देखता है बहुत स्टूडेंट और लाइक नहीं कोई करता है, वही दिक्कत है ना। लाइक करिए भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी तो मज़ा आता है क्लास करवाने में ना, ठीक है ना। चलिए, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय। और अपना ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा ना, ठीक है। चलिए।